हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन जीएस क्लास। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का जीएस क्लास में। मैं आप लोगों का जीएस एज वेल एज रीजनिंग फैकल्टी अंकित गर्ग स्वागत करता हूं आप सभी का यहाँ पर। एंड आज हम लोग अदर रिवर्स के पार्ट 2 पे डिस्कशन करेंगे। पार्ट 2 में किस तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे इसमें आप देखेंगे, थोड़ा अलग टाइप से हम लोग क्वेश्चंस को पूछेंगे एंड चीजों को क्लियर करेंगे। यानी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन घटना चक्र में उन पे हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे। बट उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपीएससी एई के लिए, प्रीलिम्स मेंस एग्जाम को टारगेट करते हो, तो आपको ये कोर्स मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 1111 रुपए में। साथ ही अगर आप आगे बढ़ते हैं तो मिलेगा आरआरबी जेई 7900 प्लस वैकेंसीज के लिए सीबीटी 2 का कोर्स डीएड 499 1 एंड 2 दोनों मिलाकर आपको कॉम्बो मिल रहा है 777 में। साथ ही अगर आप गेट 2026 के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आपको ये कोर्स मिलता है केवल 2222 रुपए में। अगर आपका टारगेट 2027 है तो ये कोर्स आपको मिलता है 3333 रुपए में। अगर आपका टारगेट 2028 है तो आपको ये कोर्स मिलता है 5555 में। एंड आप इसका एक्सटेंशन भी ले सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आरआरबी एसएससी जे के कोर्स 777 में, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग 777 में, ऑल स्टेट ए एंड जे एग्जाम आपको 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन कोर्स आपको मिल रहा है 1111 में, ईएससी नॉन टेक आपको मिल रहा है 777 में। गेट सब्जेक्ट वाइज आपको कॉम्बोज मिल जाएंगे एंड गेट का एक्सटेंशन 2026 के लिए केवल 1500 रुपए में। यूपीपीएससी का आपको जो कोर्स मिल रहा है वो 1111 रुपए में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ब्रांच सिविल के लिए आप देखिए, आपके टोटल 140 टेस्ट है, जिसमें सब्जेक्ट वाइज बेसिक टेस्ट, एडवांस टेस्ट, मल्टी देखिए देखिए मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट, फिर यहाँ पर दिए चैप्टर वाइज टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट, आपको सभी यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो एक चीज और है डियर, अगर आप चाहते हैं कि आप लोग बुक परचेज करें तो यहाँ पर हम लोग आपको ई बुक परचेज करा रहे हैं डियर, प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। जहां पर टोटल 790 वॉल्यूम 1 में आपके प्रीवियस 30 इयर्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। प्रीवियस 30 इयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जहां पर आपका अगर आप देखेंगे 828 पेज की बुक है। एंड नेक्स्ट आपका आता है डियर टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर 15 ईयर के क्वेश्चन आपके आते हैं। ई बुक में आपका देखिए स्पेशल नंबर एबिलिटी, फिर लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी एंड स्पेशल एप्टीट्यूड आपका यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए अगर हम सीजी व्यापम की बात करें तो सब इंजीनियरिंग के लिए 118 प्लस 86 पोस्ट आपको मिल रहे हैं गेट एकेडमी कोर्स पे। यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग सीजी व्यापम आपको आप ओनली इन 777 में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही गेट एकेडमी आपको देता है आरपीएससी असिस्टेंट इंजीनियरिंग का, जहां पर 1000 प्लस पोस्ट आपको मिल जाएंगे गेट एकेडमी पर सिविल इंजीनियरिंग के लिए। और साथ ही आपका राजस्थान पीएससी ए प्रीलिम्स का आपका ये कोर्स मिलता है ओनली ऑन 777 में। साथ ही डियर यहाँ पर आपको गेट एग्जाम के लिए सारे कोर्स तो मिल ही रहे थे। आरआरबी जेई के लिए नेविटियर ई बुक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, सिविल इंजीनियरिंग सीबीटी 2 के लिए भी। एंड फुल ईयर फुल्ली सॉल्व क्वेश्चन मिलेंगे 4102, आप स्कैन कर कर यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको दिए गए चित्र में दर्शाए गए मानचित्र में क्रम 1 2 3 4 अंकित नदियां हैं। तो वो नदियां कौन कौन सी नदियां हैं जो आपको यहाँ पर निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन बेसिस पे। 1 मिनट का समय है आपके पास। तो वो नदी है कोसी नदी। अच्छा, सीक्वेंस यही रहेगा 1 2 3 4, यानी ये कोसी नदी है, ये गोमती नदी है, ये घाघरा नदी, ये गंडक नदी, या फिर ये कोसी नदी, ये गंगा नदी, ये गोमती नदी, ये घाघरा नदी, या फिर सी के हिसाब से ये गंडक नदी, ये गंगा नदी, ये कोसी नदी, गोमती नदी, और ये फिर आपकी घाघरा नदी। तो इसी हिसाब से आपको लास्ट ऑप्शन भी देखना और बताना है कि करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके हिसाब से क्या होगा। थोड़ा सा समय निकल चुका है, थोड़ा बचा है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा फोकस्ड होके इस क्वेश्चन को ध्यान से आंसर करो।
चलिए, इस क्वेश्चन का डियर हम लोग आंसर समझने की कोशिश करेंगे और प्लीज आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या था। व्हाट वाज द करेक्ट आंसर? डियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपकी जो है डियर कोसी नदी है, ये आपकी गोमती नदी है, फिर आपकी ये घाघरा नदी है, और ये वाली नदी डियर आपकी कौन सी है? गंडक नदी। सबसे पहले देखिए, भारत के जल निकासी मानचित्र में नदियों को दर्शाया गया है 1 2 3 4 कोसी, गोमती नगर, घाघरा एंड गंडक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। 14 में कह रहा है यहाँ पर दामोदर नदी में निम्नलिखित में से कौन सी नहर निकाली है? तो सर हिंद नहर, इंडियन नहर, बिस्ट दोबार दोआब, देखिए बिस्ट दोआब नहर, या फिर पूर्वी ग्रे नहर। तो आपको ध्यान से आंसर करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, और ध्यान से बताना है कि करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा। दामोदर नदी में निम्नलिखित में से कौन सी नहर निकली है? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दामोदर नदी से कौन सी नहर निकलती है, निम्नलिखित से कौन सी नहर निकली है? अगर हम यहाँ बात करें यूपीपीएससी पुणे परीक्षा में 2015 में, इसका जो करेक्ट आंसर है वो था आपका इंडियन नहर। इंडियन नहर की बात करें तो यहाँ पर ये आपकी दामोदर नदी से निकली है। 1938 में दामोदर नदी से निकलने वाली 54 किलोमीटर लंबी नहर है। यह 10,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई प्रदान करती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इंडियन नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर किस नदी की सहायक नदी है? दामोदर किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन आपके सामने है। नंबर 1 गंगा, नंबर 2 हुगली, नंबर 3 पद्मा, नंबर 4 स्वर्णरेखा। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए टाइम अप। अगर आपसे पूछा जा रहा है दामोदर किस नदी की सहायक नदी है, तो करेक्ट आंसर दिया है डियर, अगर आप यहाँ पर देखेंगे द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हुगली नदी की। ऐसा क्यों? देखिए अगर बात करें दामोदर नदी, जिसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है, छोटा नागपुर पठार के पलामू पहाड़ियों से निकलती है। यह दरार घाटी से होकर बहती है। इसकी कई सहायक नदियां हैं, जैसे बराकर, कोनार और जमुनिया। साथ ही इसकी जो कुल लंबाई है डियर 592 किलोमीटर है, और यह रूपनारायण नदी का पानी
ले जाती है और कोलकाता से 55 किलोमीटर दक्षिण में हुगली में बहती है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। लास्ट क्वेश्चन था 15, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। 16th क्वेश्चन में कह रहा है दामोदर नदी निकली है नंबर 1 तिब्बत से, नंबर 2 छोटा नागपुर से, नंबर 3 नैनीताल के पास से, नंबर 4 सोमेश्वर पहाड़ियों के पश्चिमी ढलान से। तो बताइए यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द राइट आंसर हियर? चलिए टाइम ऑलमोस्ट होता वो। इसका जो करेक्ट आंसर बनता डियर वो ये बनता ऑप्शन बी, नैनीताल, सॉरी छोटा नागपुर। अगर हम यह बात करें दामोदर नदी जिसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है, छोटा नागपुर पठार के पलामू पहाड़ियों से निकलती है। यह दरर घाटी से होकर बहती है। इसकी कई सहायक नदियां हैं जैसे बराहकर, कोनार और जमुनिया। इसकी जो कुल लंबाई है 592 किलोमीटर है और रूपनारायण नदी का पानी ले जाती है और कोलकाता से 55 किलोमीटर दक्षिण में हुगली में बहती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है इसको देखते हैं। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? बराकर, इंद्रावती, जमुनिया, बरकी। बताइए करेक्ट आंसर यहां पर क्या बनेगा? ओके, फाइनली इसके आंसर की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के। अगर आप क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं यहाँ पर तो एक चीज देखने वाली थी। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं? डियर सिंपल सा आंसर बनता है। अगर हम देखें तो इंद्रावती जो नदी है वो दामोदर की सहायक नदी नहीं है। क्यों? देखिए दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। इसकी सहायक नदियां बरकी, जमुनिया और बराकर है। दामोदर घाटी निगम दामोदर के पास स्थित है। इंद्रावती नदी गोदावरी की एक सहायक नदी है जो उड़ीसा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से होकर बहने वाली मुख्य नदियों के साथ बहती है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में। डियर ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसमें कह रहा है भारत की निम्नलिखित पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में से किस नदी के नीचे की ओर मुड़ने के कारण दरार घाटी है? दामोदर, महानदी, सोन या यमुना? दामोदर, महानदी, सोन या यमुना? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? और हमें हर क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सोच विचार के समझदारी से देना है, जल्दबाजी मत कीजिएगा।
चलिए, अगर हम इसकी बात करें, भारत की निम्नलिखित में से पूरब की ओर बहने वाली नदियों में से किस नदी के नीचे की ओर मुड़ने के कारण दरार बनता है? डियर, द करेक्ट आंसर इज दामोदर नदी। दामोदर नदी के नीचे की ओर मुड़ने के कारण दरार घाटी है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19। अगर हम 19 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपनी फॉल्ट वैली जल निकासी के लिए प्रसिद्ध है? चंबल, दामोदर, गंडक या रामगंगा? बताइए करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा? निम्नलिखित में से कौन सी घाटी अपने फॉल्ट वैली जल, ठीक है, निकासी के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए चंबल, दूसरा दो ऑप्शन है डी वो है दामोदर, तीसरा है गंडक, चौथा है रामगंगा। चलिए देखते हैं। डियर, आप इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। यहाँ पर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने फॉल्ट वैली जल निकासी के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है दामोदर नदी। दामोदर नदी देखिए अपने फॉल्ट वैली जल निकासी के लिए प्रसिद्ध है। ये झारखंड और पश्चिमी बंगाल से होकर बहती है और पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में आने वाली भीषण बाढ़ के कारण बंगाल का शोक भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर गया दैट इज ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे अधिक प्रदूषित है? ऑप्शन ए गोमती नदी, ऑप्शन बी पेरियार नदी, तीसरा दामोदर नदी, चौथा महानदी। बताइए करेक्ट आंसर क्या बनेगा? कौन सी नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित है? चलिए
डियर अगर हमसे पूछा जाए कौन सी नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है डियर, तो इसको देखिए करेक्ट आंसर है दामोदर नदी ही सबसे ज्यादा प्रदूषित है। कारण भारत की सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी है। खदानों, उद्योगों, शहरों और कृषि क्षेत्र से निकलने वाले प्रदूषण की भारी मात्रा ने गिरिडीह और दुर्गापुर के बीच नदी के पानी की गुणवत्ता को इतना खराब कर दिया है कि वस्तुतः एक जैविक रेगिस्तान बन गया है। क्लियर है? सो द करेक्ट आंसर इज दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, पूछ रहा है अगर आप देखेंगे राजारप्पा की अगर हम बात करें किन नदियों के संगम पर स्थित है? दामोदर बेहरा, दामोदर शेरबुखी, दामोदर बराकर या दामोदर और कोनार? बताइए करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। डियर द करेक्ट आंसर इज व्हाट? ध्यान से देखिए आपके सामने देखिए राजारप्पा किन नदियों के संगम पर बनता है? तो डियर द करेक्ट आंसर इज दामोदर और भेरा नदी के संगम पर बनता है। राजारप्पा एक शक्तिपीठ मंदिर है जो रांची से 80 किलोमीटर दूर राजारप्पा झरने के पास दामोदर और भेरा नदियों के संगम पर एक पहाड़ी पर स्थित है। यह प्राचीन मंदिर देवी छिन्नमस्ता को समर्पित है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 22। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी स्थल से घिरी हुई है? ऑप्शन ए ताप्ती नदी, ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ऑप्शन सी लूनी नदी या फिर ऑप्शन डी नर्मदा नदी। थोड़ा ध्यान से आंसर करोगे तो डेफिनेटली आपके पास इसका आंसर होगा अनडाउटली। चलिए अगर हम यहाँ पर बात करें नदी में कौन सी नदी स्थल से घिरी हुई है? ताप्ती नदी, कृष्णा, लूनी या नर्मदा? देखिए अगर नदी की बात करें तो लूनी नदी जो है वो अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वत से निकली है। 320 किलोमीटर की दूरी तय करके कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। इस प्रकार यह समुद्र के संपर्क में नहीं आती है। विकल्प में दी हुई बाकी नदियां समुद्र में मिल जाती हैं। तो आपकी केवल एक नदी ऐसी है यहाँ पर लूनी नदी जो कि समुद्र के संपर्क में नहीं आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। कह रहे हैं लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह खंबात की खाड़ी में बहती है, ये कच्छ की खाड़ी में बहती है, ये पाकिस्तान में बहती है और सिंधु की एक सहायक नदी में विलीन हो जाती है, ये कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी?
टाइम अप होने वाला है बेटा, ध्यान से आंसर करो। चलिए, टाइम अप। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। लूनी नदी के संदर्भ में एक बात जो क्लियर है वो ये है कि लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वत से होकर उत्पन्न होती है, 320 किलोमीटर की दूरी करके कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। इस प्रकार यह समुद्र के संपर्क में नहीं आती और विकल्प में दी गई बाकी समुद्रों से में बहती है, बाकी समुद्रों में बहती है। बट ये नदी आपकी, अगर हम बात करें कौन सी नदी, लूनी नदी, आपकी ये जमीनी इलाके में जाके लुप्त हो जाती है एट लास्ट। देखिए, अंतरदेशीय जल निकासी नदी का उदाहरण है माही, घाघर, तीसरा है नर्मदा, चौथा है कृष्णा। बताओ करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है डियर, उसको पहले समझ लो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। सिंपल सा है, अंतरदेशीय जल निकासी नदी का उदाहरण है माही नदी, घाघर नदी, नर्मदा नदी या कृष्णा नदी। डियर, अगर आप यहाँ पर देखो अंतरदेशीय जल निकासी नदी का उदाहरण है तो करेक्ट आंसर है घाघर। डियर, अगर आप देखिए अंतरदेशीय जल निकासी वह जल निकासी है जिसमें नदी समुद्र तक नहीं पहुंचती और अंतरदेशीय झील में गिरती है। अंतरदेशीय नदी का उदाहरण जैसे घाघर, लूनी, रूपेन, सरस्वती आदि, ये नदियां जो है ना, ये समुद्र में नहीं जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ध्यान से देखो। निम्नलिखित नदियों में से अधिकतम स्थान परिवर्तन निश्चित रूप से किस नदी में है? सोन नदी में, गंडक नदी में, कोसी नदी में या गंगा नदी में? अधिकतम स्थान परिवर्तन किस नदी में है? आपको ध्यान से आंसर करना है। क्वेश्चन डियर, हमारा क्वेश्चन सिंपल था, सभी लोगों ने देखा भी होगा। निम्नलिखित नदियों में से अधिकतम स्थान परिवर्तन निश्चित रूप से किस नदी में हुआ? ऑप्शन ए था सोन में, दूसरा गंडक, तीसरा कोसी एंड चौथा गंगा। करेक्ट आंसर है कोसी नदी में। ऐसा क्यों? देखिए, कोसी नदी की 7 सहायक नदियां हैं जिनमें अरुण सबसे महत्वपूर्ण है। यह हिमालय के उत्तर में गोसाई इथान क्षेत्र से निकलती है। कोसी नदी अपनी खतरनाक बाढ़ों और विशेष रूप से अपने मार्ग के अधिकतम परिवर्तन के लिए जानी जाती है। इस प्रकार अगर हम बात करें तो कहा जा सकता है कि कोसी नदी भारत की सभी नदियों में सबसे अधिक बार अपना मार्ग बदलती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अधिकतम अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? तो डियर, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कौन सी नदी, कोसी नदी।
कोसी नदी, और इसका एक्सप्लेनेशन अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ लिया है, तो सेम एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। पहला है, खारी नदी किसकी जल निकासी प्रणाली का हिस्सा है? एक, अरब सागर, दूसरा अंतर्देशीय जल निकास, तीसरा है अनिश्चित जल निकास, चौथा है बंगाल की खाड़ी। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ए, बी, सी या डी? चलो, टाइम आप यहाँ पर होता हुआ। अभी हम इसको समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा जब आप इस क्वेश्चन को देखते हैं। खारी नदी किसकी जल निकासी प्रणाली का हिस्सा है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बताएं, ऑप्शन डी। खारी नदी चंबल नदी की सहायक नदी है, ठीक है। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है, और यमुना गंगा की सहायक नदी है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी की जल निकासी प्रणाली का हिस्सा है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत ग्लेशियर नहीं है? यमुना, अलकनंदा, कोसी या महा। अगर आप देखिए, एक चीज समझिएगा, मंदाकिनी लास्ट है, मंदाकिनी, यमुना, अलकनंदा, कोसी या मंदाकिनी। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी का स्रोत जो है वो ग्लेशियर नहीं है? चलिए इसको देखते हैं। किस नदी का स्रोत ग्लेशियर नहीं है? देखिए, कोसी नदी जो है, कोसी नदी का स्रोत ग्लेशियर नहीं है, क्योंकि ये पूर्वी नेपाल के गोसाई इथान से निकलती है। कोसी नदी की लंबाई 720 किलोमीटर है। यह भागलपुर के पास गंगा में मिल जाती है। कोसी नदी अपनी खतरनाक बाढ़ों और विशेष रूप से अपने मार्ग के अधिकतम बदलाव के लिए जानी जाती है। कोसी नदी को अगर हम बात करें तो बिहार का शोक माना जाता है। यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा शिवलिंग चोटी के उत्तर पूर्वी में अलकापुरी में सतो पंथ पीक ग्लेशियर और सतो पंथ ताल से निकलती है। देखिए, मंदाकिनी चोराबारी ताल से निकलती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर दिया है दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29,
क्वेश्चन नंबर 29 में त्रिवेणी नहर को नदी से पानी मिलता है। कौन सी नदी से पानी मिलता है? त्रिवेणी नहर को। ध्यान से आंसर कीजिएगा। त्रिवेणी नहर को कौन सी नदी से पानी मिलता है? ऑप्शन ए सोन नदी, ऑप्शन बी कोसी नदी, ऑप्शन सी गंडक नदी, ऑप्शन डी मयूराक्षी। तो बताइए करेक्ट आंसर कहां मिलेगा आपको? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? डियर, हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। त्रिवेणी नहर को नदी से पानी मिलता है। कौन सी नदी से पानी मिलता है? अगर आप देखेंगे तो ध्यान से, त्रिवेणी नहर को किस नदी से पानी मिलता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। त्रिवेणी नहर को गंडक नदी से पानी मिलता है और यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बना दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बड़ा सिंपल सा है। कह रहा है बिहार में किस नदी ने वर्ष 2008 में अपना मार्ग बदलना और आपदा उत्पन्न की? यानी किस नदी ने अपना मार्ग बदला और आपदा उत्पन्न की बिहार में, वो भी वर्ष 2008 में? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन सी कोसी एंड ऑप्शन 4 घाघरा। ध्यान से आंसर करना।
क्लियर? इसको समझिएगा। यहाँ पर कह रहा है उत्तर से दक्षिण की ओर निम्नलिखित में से कौन सा भारत में दी गई नदियों का सही क्रम है? तो आप देखिए, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसलिए श्योक, जास्कर, स्पीति और सतलुज। देखिए, श्योक नदी को काराकोरम में मौत की नदी के रूप में जाना जाता है। प्राचीन साक्ष्य बताते हैं कि यह यादगंत और लद्दाख के बीच व्यापार का एक माध्यम थी। जास्कर नदी कठोर चट्टानों से होकर बहती है और गहरी खाई बनाती है। यह हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की सीमा पर उत्पन्न होती है। यह उत्तर में बहती है और फिर पूरब में बहती है और नीमू में सिंधु से मिल जाती है। देखिए, स्पीति नदी कुंजुन दर्रे से 4,551 मीटर की ऊंचाई पर निकलती है। यह 60 मील बहने के बाद हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में नमगिया के पास सतलुज नदी में मिल जाती है। साथ ही अगर बात करें सतलुज नदी तिब्बत की से निकलने सतलुज नदी तिब्बत से निकलती है और ग्रेट हिमालय और जास्कर रेंज का को पार करती हुई शिपकी ला के पास भारत तिब्बत सीमा को पार करती है। और साथ ही एक चीज देखिए, स्पीति नदी उत्तर से सतलुज में मिल जाती है। इस प्रकार उत्तर से दक्षिण तक उपरोक्त नदियों का सही क्रम जो है वो श्योक, जास्कर, स्पीति एंड सतलुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, देखिए यहां पर कह रहे हैं सूची एक को सूची दो से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही चुने। देखिए, दो बार दिए, बिस दो बार, बारी दो बार, रचना दो बार, जास दो बार, चास चास दो बार। तो कह रहा है कि ये किस नदियों पर है, के बीच है? रावी और चिमन नदी, रावी और ब्यास नदी, ब्यास और सतलुज नदी, चिनाब और झेलम नदी। तो कौन सा दोआब किन दो नदियों के बीच में है? आपको थोड़ा सा ध्यान से आंसर करना है। चलिए डियर, यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन ए। अगर आप देखिए, ध्यान से देखिए, बिस्ट दोआब जो है वो ब्यास और सतलुज नदी के बीच है। बारी दोआब वो आपका रावी और ब्यास नदी के बीच में है। फिर नेक्स्ट है रचना दोआब, वो रावी और चिनाब के बीच में है। और चास दोआब वो आपका चिनाब और झेलम के बीच में है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। चलो एक काम करते हैं, हम लोग टाइमर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के लिए और ध्यान से आंसर करेंगे। 33 में कह रहा है, ध्यान से अगर आप देखोगे तो, संथाल परगना के दुमका में हिजला मेला निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर मनाया जाता है? हिजला नेरा, ठीक है। हिजला मेला किस नदी के तट पर मनाया जाता है? स्वर्णरेखा, बराकर, मयूराक्षी या फाल्गुन? तो बताइए, ध्यान से आंसर कीजिए। या फाल्गुन नदी?
चलिए इसके आंसर की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पर कह रहे हैं अगर हम देखें संथाल परगना के दुमका में हिजला मेला निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर मनाया जाता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मयूराक्षी नदी के तट पर। हिजला मेला संथाल परगना के दुमका में मयूराक्षी नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। देखिए हिजला मयूराक्षी नदी के तट पर स्थित है, इसीलिए द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पर दो नदियों को जोड़ने वाली भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना के लिए दो राज्यों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। संबंधित राज्य और नदियों के, देखिए राज्य नदी आपको क्या करना है, संबंधित राज्य और नदी आपको बताना है, ठीक है। तो पंजाब और राजस्थान ब्यास और बनास से, उत्तर प्रदेश और केन और बेतवा मध्य प्रदेश से, कर्नाटक और तमिलनाडु कृष्णा और कावेरी एंड एक मिनट रुकिएगा, यहाँ डियर एक चीज और है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश यहाँ लिख गया, यहाँ लिखिएगा मध्य प्रदेश और केन के बेतवा में देखिए कर्नाटक और तमिलनाडु कृष्णा और कावेरी, ठीक है। और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश और बिहार गोमती और शारदा। तो यहाँ पर डियर जो आपका करेक्ट आंसर बना था दैट इज बी। दो नदियों को जोड़ने वाली भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना के लिए दो राज्यों के बीच समझौता जो हुआ था वो हुआ था उत्तर प्रदेश के बीच और मध्य प्रदेश के बीच, केन और बेतवा नदी को लेकर। देखिए 25 अगस्त 2005 को केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस पर तत्कालीन यूपी मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, तत्कालीन एमपी मुख्यमंत्री बाबूलाल और तत्कालीन केंद्रीय जल संसाधन मंत्री प्रिय रंजन दास मुंशी ने हस्ताक्षर किए थे। तो आपका जो करेक्ट आंसर बना दैट इज ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थित है। अच्छा ये तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान से आंसर करना होगा। ऑप्शन ए केन नदी, ऑप्शन बी सोन नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी एंड ऑप्शन डी बेतवा नदी। चलिए टाइम खत्म होगा उससे पहले हम बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। देखिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थित है। केन नदी, सोन नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी। तो डियर द करेक्ट आंसर इज बेतवा नदी। राजघाट नदी घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार की एक संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से अगर हम बात करें 22 किलोमीटर की दूरी बेतवा नदी पर स्थित है। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन डी। चलो आज की क्लास को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड लक।